नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का जो अध्याय 1 है जिसका नाम है जैव विकास यानी एवोल्यूशन। इस अध्याय के बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में पुनरावृत्ति करेंगे। तो जो अध्याय 1 है उससे प्रतिवर्ष 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 1 अंक का एक प्रश्न, 3 अंकों का एक प्रश्न और 4 अंकों का एक प्रश्न। इस तरीके से कुल 3 वर्ष, पिछले 2-3 सालों के अगर आप पेपर उठा कर देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष जो है कुल 8 अंकों के प्रश्न, 3 प्रश्न जो है इस अध्याय से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस अध्याय की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो ये 8 अंक जो है आपके सेव हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम इस अध्याय को जो है एक बार क्विक रिवीजन जो है यहाँ पर करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस अध्याय का टाइटल क्या है, जीवों का विकास अर्थात जैव विकास। तो जो जैव विकास होता है ना, जैव विकास जो होता है वो एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? क्रमिक प्रक्रिया होती है, क्रमबद्ध होता है जैव विकास, है ना। जो पूर्व की जातियां होती हैं या पुरानी कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं से जो है नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, तो एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया धीमी गति से होती है ना। इसमें जो है मतलब कुछ ही वर्षों में नई जातियों का विकास नहीं हो जाता है, इसमें सैकड़ों हजारों साल जो है लगते हैं। तो क्रमिक और धीमी प्रक्रिया, जिसके फलस्वरूप जो है सुदीर्घ कालांतर में, कालांतर मतलब प्राचीन समय और वर्तमान समय के बीच के समय का जो अंतर है, वो कालांतर में जो है यह प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, और इसमें जो पुराने सरल जीव थे उनसे वर्तमान के जटिल जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो है 5 कीवर्ड आपको याद रखना है। जैव प्रक्रिया कैसी होती है? क्रमिक और धीमी होती है। कब संपन्न होती है? कालांतर में संपन्न हो रही, अभी भी चल रही है और कालांतर में भी संपन्न हो चुकी है। और इसमें होता क्या है? सरल से जटिल जीवों का निर्माण होता है। तो आप परिभाषा को इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो जैव विकास होता है वो एक क्रमिक और धीमी प्रक्रिया है जो कि कालांतर में सरल से जटिल जीवों का निर्माण करती है। तो यह जैव विकास की जब आप परिभाषा लिखेंगे तो आपको जो है वहाँ पर पूरे अंक जो है मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसमें जो है दूसरे बिंदु को देखते हैं। दूसरा बिंदु जो है उसमें वो है जीवाश्मों से संबंधित जीवों का विकास। अभी तो मतलब मनुष्य जाति का समय चल रहा है, इसलिए हमको पता है कि वर्तमान में कौन कौन सी जातियाँ उपस्थित हैं। लेकिन प्राचीन समय में जब मानव धरती पर उपस्थित नहीं था, उस समय की जातियों के विकास के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इन प्राचीन जातियों का पता हमको किस प्रकार से चलता है? तो इनका पता हमको जीवाश्मों के द्वारा चलता है। जीवाश्म किसे कहते हैं? तो यहाँ पर भी जो है आप जीवों के विकास की जो परिभाषा है उससे जो है आप जीवाश्मों की परिभाषा का निर्माण कर सकते हैं। कालांतर में पादप और जंतु जब भूगर्भीय कारणों के कारण, है ना, या भौगोलिक कारणों के कारण या वातावरणीय परिवर्तनों के कारण धरती के अंदर दब जाते हैं और आगे चलकर वो उनके अवशेष हमको प्राप्त होते हैं, इन अवशेषों को ही हम जीवाश्म कहते हैं। तो क्या परिभाषा हो सकती है जीवाश्म की? कि जो जंतु हैं और पादप हैं, ये जो है भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण या वातावरणीय परिवर्तनों के कारण जो है भूमि के अंदर दब जाते हैं और कालांतर में जब इनके अवशेष हमको प्राप्त होते हैं उनको हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है जीवित जीवाश्म होते हैं, एक सामान्य जीवाश्म होते हैं। अब जीवित जीवाश्म का अर्थ क्या है? तो कई सारे जीव ऐसे भी हैं जो जब से धरती की पे जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक वह जीव जो है पृथ्वी पर उपस्थित हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं। ये जो है जीवित जीवाश्म आप इनको कह सकते हैं। और इसके अलावा सिल्कैंथ नामक एक मछली की प्रजाति का जीव है, वो भी क्या कहते हैं प्राचीन समय में भी था और अभी भी पाया जाता है, तो उसको भी हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। किंगो नामक एक पेड़ है, वो भी बहुत प्राचीन है। तो ऐसे जो पादप हैं, जंतु हैं जो कि प्राचीन समय से अभी तक हैं, है ना, लाखों वर्षों से धरती पर उपस्थित हैं, उनको हम जीवित जीवाश्म की श्रेणी में रखते हैं। और सामान्य जीवाश्म जैसे आपके डायनासोर हैं, है ना, डायनासोर और अन्य जो मैमथ वगैरह, हाथी जैसा जंतु होता था मैमथ, इनका जो
शरीर के अवशेष पाए जाते हैं, इन अवशेषों को जो है हम सामान्य जीवाश्मों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म और जीवाश्म के प्रकार तथा कौन कौन से जीवाश्म हैं जिनको हम आपका जैसे सिल्कैंथ है तो 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछ सकता है कि जीवित जीवाश्म की श्रेणी में किस मछली जैसे जंतु को रखा जाता है। तो वो जो सिल्कैंथ है वो एक मछली जैसा जंतु है जिसको जीवित जीवाश्म की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है भारत में जीवाश्म प्राप्ति के स्थान। ये भी 1 अंक के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है उसके श्रेणी का प्रश्न है आपका। भारत में जीवाश्म की प्राप्ति का जो स्थान आपकी पुस्तक में वर्णित किया गया है वो है जबलपुर के पास में लमेटा घाटी का क्षेत्र। ये नर्मदा घाटी क्षेत्र है और नर्मदा नदी के किनारे किनारे जो है बहुत सारे जीवाश्म उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। तो भारत में जो है मुख्य रूप से इस क्षेत्र को इंगित किया गया है जो जबलपुर के आसपास जो लमेटा घाटी है, नर्मदा घाटी है ना, उसके क्षेत्र में जो है जीवाश्म की प्राप्ति अत्यधिक हुई है। उसके पश्चात है जैविक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जिनके कारण जो है जैविक विकास होता है या धीमा पड़ जाता है ना। तो वातावरण जो है सबसे पहला जैविक विकास का कारक होता है। वातावरण में परिवर्तन से जैविक विकास की जो गति होती है तीव्र या धीमी हो सकती है। उसके बाद है भौगोलिक स्थितियाँ। भौगोलिक स्थितियाँ भी जो है जैविक विकास को प्रभावित करती हैं। जो भी जैसे हम लोग आगे आप लोगों ने पहले अध्याय को जब पढ़ा होगा तो हम लोगों ने फिंच का उदाहरण दिया। फिंच एक ही जाति है लेकिन उसकी अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के कारण उसमें विकास हुआ है, अलग अलग प्रकार की चोंच का उनके रंगों में भी परिवर्तन आया है। तो ये जो है भौगोलिक स्थिति भी क्या करती है, जैविक विकास को प्रभावित करती है। उसके बाद है खाद्य संसाधन। खाद्य संसाधन की जो पूर्ति होती है वो भी जैविक विकास को प्रभावित करती है। जब एकाएक यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो वहाँ खाद्य संसाधनों की पूर्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण जातियों का विनाश होता है और नए प्रकार की जाति जो ऐसे स्थिति में अपने आप को जीवित रख सकती है। खाद्य संसाधनों की कमी की स्थिति में भी उसको क्या कहते हैं, पनपने का मौका मिल जाता है, बढ़ने का मौका मिल जाता है। तो ये जो खाद्य संसाधनों की पूर्ति होती है वो भी जैविक विकास को प्रभावित करने का एक कारक है। ठीक है, अभी जो है पिछले वर्षों में एक प्रश्न पूछा गया है आपका कि जो डायनासोर थे है ना, डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है, इस संदर्भ में आपकी राय क्या है। तो ये खाद्य संसाधन वाला जो बिंदु है ना, वातावरण और खाद्य संसाधन वाला, ये दोनों जो बिंदु हैं वो हमें इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। डायनासोर के समय में क्या हुआ कि वातावरण में आकस्मिक परिवर्तन हो गए जिसके कारण वहाँ खाद्य संसाधनों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाई और बड़े जीव होने के कारण डायनासोर कैसे थे, आकार, अधिकतर डायनासोर जो है आकार में बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो बड़े जीव होने के कारण डायनासोर इस वातावरण के प्रति जो है अपने आप को अनुकूलन नहीं बिठा पाए, जिसके कारण जो दूसरे जीव थे जो अपने आप को इस वातावरण में जीवित रखने के लिए सक्षम थे उनको जो है वृद्धि करने का मौका मिल गया और वो एक सक्षम प्रजाति के रूप में उभर कर सामने आए। किस चीज़ के लिए सक्षम थे, अनुकूलन के लिए। अंतिम वाला बिंदु जैव विकास को प्रभावित करने वाले कारक का देखिएगा, अनुकूलन लिखा है वहाँ पे, है ना। तो अनुकूलन किसे कहते हैं, जब कोई जीव अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बिठा लेता है ना, कि वो जिस भी प्रकार के वातावरण में रह रहा है ना, तो वहाँ पर वो उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है ना, और उस स्थिति में चाहे वहाँ खाद्यान्न की कमी हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो, गर्मी हो, उस स्थिति में भी अपने आप को जीवित रख सकता है। उस स्थिति को हम अनुकूलन कहते हैं। सीधे आप अनुकूलन की परिभाषा बोलें तो किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो जैव विकास को अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे उनमें से जो प्रमुख नाम है वो है चार्ल्स डार्विन का। इनके एक और सहयोगी थे वेलिस, उनका भी जो है यहाँ पर नाम आता है। तो जो चार्ल्स डार्विन थे इन्होंने जो है अपना अध्ययन शुरू किया था 1831 में बीगल नामक एक जहाज से। इस जहाज का पूरा नाम था, तो देखिए चार्ल्स डार्विन ने 1831 में HMS बीगल नामक एक अन्वेषी यात्रा का अर्थ होता है जहाँ पे खोज करते हैं, अवलोकन करते हैं चीज़ों का। ऐसी यात्रा के अंतर्गत जो है प्राकृतिक वर्णनवाद और जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन
किया है ना। इन्होंने 2 सिद्धांत दिए अपने अवलोकनों के आधार पे। पहला है प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत और दूसरा है जैव विकास का सिद्धांत। तो कभी भी क्या कहते हैं, यहाँ से आपके 1 नंबर वाले प्रश्नों में, 1 अंक वाले प्रश्नों में पूछ सकता है कि जैव विकास के सिद्धांत को देने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन है। तो चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन ने किस जहाज से यात्रा की है, तो HMS बीगल से जो है इन्होंने यात्रा की थी। इनकी यात्रा जो है कब से कब के बीच में संपन्न हुई है, 27 दिसंबर 1831 से 2 अक्टूबर 1836 के बीच में जो है इनकी यात्रा संपन्न हुई है। डार्विन की यात्रा कैसी यात्रा थी, तो एक अन्वेषी अर्थात खोजी यात्रा जो है ये थी। ठीक, उसके बाद जो है डार्विन के जो भी यात्रा है वो, उसमें उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो किस आधार पर दिए हैं, तो डार्विन के अवलोकनों के आधार पर उन्होंने सभी सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहला है, उनके अवलोकनों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्रमुख अवलोकन है। यात्रा के दौरान डार्विन के अवलोकन, ऐसे करके आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला है खाद्य श्रृंखला। उन्होंने जो है विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं का वहाँ पर अध्ययन किया है और वहाँ पर उन्होंने देखा कि हर तरफ संघर्ष है। ये जो है उनका कथन था, जो कि उनकी पुस्तक जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जाति की उत्पत्ति, इस पुस्तक में जो है यह कथन जो है दिया हुआ था। तो ये भी जो है 1 अंक वाले प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया गया, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, या उसका हिंदी में नाम है प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जाति की उत्पत्ति। और जो है उसमें जो कथन लिखा है, खाद्य श्रृंखलाओं को देखकर उन्होंने उनका अवलोकन करके जो कथन लिखा है, हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो, जो बच सकता है वही बच रहा है, शायद भौगोलिक जरूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच जाता है। भौगोलिक जरूरत अर्थात जो उसका वातावरण है, जहाँ वो जीव रह रहा है, उसके अनुसार जो है स्वयं को ढाल लेने पर ही जीव क्या कर सकता है, बच सकता है। जैसे हम लोग ऊपर डायनासोर का उदाहरण देख चुके हैं। डायनासोर के समय में क्या हुआ, भौगोलिक स्थितियों में बदलाव हुआ। कई वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि वहाँ पर शीत युग आया था। कई का कहना है कि उल्कापिंडों का बहुत ज़्यादा उस समय उल्कापिंड धरती पर गिरे थे। कई लोग कहते हैं कि ज्वालामुखियों का उद्भव उस समय बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण जो है शीत युग आ गया था। मतलब जो है सीधे बात ये थी कि भौगोलिक परिस्थितियों में बदलाव आ गया था और जो डायनासोर थे वो अपने आप को उन स्थितियों में जो है जीवित रखने में सक्षम नहीं हो सके, मतलब स्वयं को ढाल नहीं सके। और उसी समय के कुछ छोटे आकार के डायनासोर के सरीसृप प्रजाति के ही जीव थे जो अपने आप को वर्तमान परिस्थितियों में ढाल लिए और वो हमको अभी भी दिखाई देते हैं। जैसे इनसे विकसित होकर जो आपको छिपकली दिखता है ना, मगरमच्छ दिखते हैं, सांप दिखते हैं, ये सब भी सरीसृप प्रजाति के ही जीव हैं जो कि उस समय के जीवों के ही वंशज हैं। ठीक है, उसके बाद है सर्वाधिक जैव विविधता का उन्होंने अवलोकन किया। उष्णकटिबंधीय जंगल जो होते हैं उनमें उष्णता के कारण जो है विभिन्न प्रकार के जीव वहाँ पर उपस्थित उनको दिखाई दिए। तीसरा अवलोकन था उनका, कालांतर में बड़े भौगोलिक बदलाव उनको देखने को मिले। तो भौगोलिक बदलाव कैसे कैसे होते हैं, इनका अध्ययन भी जो है उन्होंने किया। जैसे कि दक्षिण अमेरिका में पहाड़ों पर समुद्री जीवाश्म उनको देखने को मिले, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो पहाड़ हैं वो पहले कहाँ रहे होंगे, समुद्र के अंदरूनी हिस्से का भाग रहे होंगे और किसी बड़े भौगोलिक बदलाव के कारण जो है ये पहाड़ के रूप में उभर के पृथ्वी के धरातल के ऊपर आ गए। इसीलिए इनके ऊपर जो है अभी भी जीवाश्म उपस्थित हैं जो कि समुद्री जीवाश्म है, समुद्र के जीवों के जीवाश्म है। तो इनका पहाड़ों पर पाए जाने का कारण ये है कि पहाड़ जो है पहले समुद्र के अंदरूनी भाग का हिस्सा रहे होंगे। चौथा है विलुप्त प्राणियों और वर्तमान के प्राणियों में समानता तथा असमानता। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको डायनासोर का उदाहरण बताया है। डायनासोर सरीसृप जाति के थे और उन्होंने विलुप्त हो गए, है ना। लेकिन वर्तमान का जो छिपकली है, आपका मगरमच्छ है, ये भी सरीसृप प्रजाति के हैं और जो इनका आकार प्रकार है वो देखने में डायनासोर के समान ही दिखता है। तो ये बताता है कि वर्तमान की बहुत सारी समानताएं थीं और असमानताएं भी थी। क्या असमानता थी कि जो डायनासोर थे वे स्वयं को अनुकूलित नहीं कर पाए थे उस ठंडे वातावरण के प्रति और कम भोजन वाली स्थितियों के प्रति, जबकि जो छोटे सरीसृप थे जिनका भोजन की मात्रा कम होने पर भी और ठंडे
वातावरण में भी वो अपने आप को जीवित रख सके, ऐसे जो जीव थे वो वर्तमान में जो है प्रजातियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चार्ल्स डार्विन के ये जो 4 अवलोकन हैं ये महत्वपूर्ण हैं, इनको प्रश्न में पूछ सकता है। डार्विन के दिए गए अवलोकनों किए गए यात्रा के दौरान डार्विन के किए गए अवलोकनों के बारे में जो है लिखिए, तो आप जो है उसको लिखकर बता सकते हैं। उसके बाद है डार्विन के सिद्धांत। डार्विन के 2 सिद्धांत मुख्य हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, जिसका जिक्र उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नामक अपनी पुस्तक में किया है, जिसे प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो है उनकी पुस्तक का हिंदी नाम भी है, प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ये जो प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत है ना, इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन पर जो है हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला बिंदु है आपका अति उत्पादन क्षमता। जो जीव होते हैं उनके अंदर अति उत्पादन क्षमता होती है, बहुत सारी संतानों को वो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसमें से सभी जीव जो है जीवित नहीं रह पाते हैं। कई सारे रोग के कारण, जलवायु, प्रकाश, भोजन आदि की कमी के कारण या उनके आकस्मिक परिवर्तन के कारण जो है नष्ट हो जाते हैं, और कुछ ही जीव जो उस वर्तमान वातावरण में स्वयं को जीवित रखने में सक्षम होते हैं, वही जो है आगे चल के प्रकृति के द्वारा जो है वर्ण किए जाते हैं, यानी प्रकृति उनका चयन करती है जीवित रहने के लिए। उसके बाद है जीवन संघर्ष। अधिक संतान उत्पत्ति ऊपर वाला बिंदु है ना, उत्पादन क्षमता वाला। अधिक संतान उत्पत्ति के कारण जो एक निश्चित छोटा क्षेत्र होता है वहाँ पर जीवों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जीवों में आपस में ही जातिगत संघर्ष शुरू हो जाता है। एक ही जाति के जीवों के बीच भोजन के लिए, पानी के लिए, स्थान के लिए, प्रकाश के लिए जो है आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है, और वो क्या करते हैं, इस संघर्ष में जो जीव सक्षम होता है वही जो है अंत में बाकी बचता है। उसके बाद है विभिन्नताएं एवं अनुवांशिकताएं। तो विभिन्नताएं, एक ही जाति के जीवों में कुछ कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के दौरान विविध परिस्थितियों के अनुकूलन के कारण पैदा होती हैं। तो कैसे, एक ही जाति के 2 जीव हैं, एक जो है स्वयं को ठंडे वातावरण में जीवित रख सकता है, जैसे डायनासोर का उदाहरण ले रहे थे, दूसरा उसको जीवित नहीं रख सकता। तो जो क्या कहते हैं विभिन्नताएं उत्पन्न कर लेते हैं, वही आगे चल के जो है अपने आप को जीवित रखने में समर्थ होते हैं। तो विभिन्नताएं क्या करती हैं, नई जाति के उद्भव का कारण होती हैं। एक ही जाति के जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं नई जातियों के उद्भव का कारण होती हैं, और जो नई जातियाँ उत्पन्न हो जाती हैं वो क्या करती हैं, इन विभिन्नताओं को वंशागतिकी के द्वारा, इसी में देखिए आनुवांशिकता जो है दिया हुआ है अगला बिंदु विभिन्नताओं में, तो आनुवांशिकता के द्वारा जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती हैं, जिसके कारण जो है नई जातियाँ जो है विकास करते जाती हैं। उसके बाद है समर्थ का जीवत्व। समर्थ का जीवत्व जैसे कि शब्द से ही दिया हुआ है कि जो जीव प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल के जीवित रहने में सक्षम बना लेता है, जीवन संघर्ष में सक्षम बना लेता है, वही जो है जीवित रह सकता है, उसी को जो है प्रकृति वर्ण करती है। उसके बाद है वातावरण के प्रति अनुकूलन। तो वातावरण के प्रति अनुकूलन होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर जो है अब अभी के समय में देख सकते हैं आप, मौसम क्या हो रहा है, आकस्मिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो जीव जो है स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूलित बनाते हैं, अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, वही जो है जीवित रहने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण जो है आप मीसोजोइक युग के जो विशाल सरीसृप हैं उनकी, तो मीसोजोइक युग के जो डायनासोर थे वातावरण की आकस्मिक परिस्थितियों के प्रति अपने आप को अनुकूलित नहीं बना सके और समाप्त हो गए। इसके बाद है 6वां बिंदु नई जातियों की उत्पत्ति। तो जो जातियाँ अपने आप में अनुकूलन पैदा कर लेती हैं वो विभिन्नताओं को प्रत्येक पीढ़ी में हस्तांतरित करती जाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इन अनुकूलन की विभिन्नताओं को एकत्र करती हैं। इसी कारण जो है ये आगे चलकर कैसी दिखती हैं, अपने पूर्वजों से भिन्न दिखाई देती हैं और एक नई जाति के रूप में बदल जाती है। तो ये जो है हो गया आपका प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। मतलब इन चरणों में प्रकृति क्या करती है, अपने सक्षम जीव का चयन करती है, उसका वर्णन करती है और उसको जो है जीवन संघर्ष में आगे बढ़ाती है। ठीक है, उसके बाद है अगला बिंदु जैव विकास का सिद्धांत। तो जैव विकास का जो सिद्धांत है वो डार्विन के साथ एक और वैज्ञानिक का नाम उसमें जुड़ता है, उनका नाम है वेलेस।
और डार्विन और वेलेस ने मिलकर जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके 5 बिंदु मुख्य हैं। सबसे पहला है जीवों में विविधता। तो सभी जीवों में क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। ये विविधता का कारण जो है उनके अंदर पाई जाने वाली समानताएं और असमानताएं होती हैं। ठीक है। उसके बाद है नई प्रजातियों की उत्पत्ति पूर्व की प्रजातियों से हुई है। जैसे कि हम लोग डायनासोर का उदाहरण देखें कि पूर्व जो वर्तमान युग के डायनासोर मतलब छिपकली वगैरह है, ये एक नई प्रजाति है किसकी? सरीसृपों की। और पूर्व में जो डायनासोर थे वो भी सरीसृपों की ही एक प्रजाति थी। तो पूर्व की प्रजातियों से ही नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, अर्थात सभी जीवों के पूर्वज एक ही थे, है ना। सभी जीवों के पूर्वज क्या माने जाते हैं? एक ही माने जाते हैं। किंतु इनके जो पूर्वजों की विभिन्न संतानें थीं उनमें अलग अलग विभिन्नताओं का आनुवांशिक हस्तांतरण होने के कारण जो है वो विभिन्न प्रजातियों में बट गई। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं आनुवांशिक होती हैं। मतलब जो विभिन्नताएं हैं उन्हें कहाँ से प्राप्त होती हैं? अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं और वो अपनी संतानों में हस्तांतरित करते हैं। 5वां है प्रजातियों की आबादी में बदलाव होता रहता है जिससे जीवों में विकास चलता रहता है। तो प्रजातियों की आबादी में बदलाव क्यों होता है? क्योंकि वो वातावरण के साथ अनुकूलन बिठाना चाहते हैं और इसी कारण जो है फिर नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और उन विभिन्नताओं का जो है पैतृक पीढ़ी से संतति में हस्तांतरण होते जाता है, जिसके कारण नई जातियों का उद्भव होता है। तो इस तरीके से जो है ये 5 बिंदु, कौन सा? जीवों में विविधता, नई जातियों की उत्पत्ति पूर्व की प्रजातियों से, तीसरा है जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से होना, है ना। चौथा, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं आनुवांशिक होती हैं। और 5वां, प्रजातियों की आबादी में बदलाव होता रहता है जिससे जीवों में विकास चलता रहता है। ये जो है जीव विकास का सिद्धांत है, जिसके जो देने वाले हैं वो डार्विन और वेलेस हैं। तो इस तरीके से जो है आज के वीडियो में हम लोगों ने जो है इन कुछ बिंदुओं के बारे में यहाँ पर देख लिया है। अब हम लोग जो है देखना चाहते हैं कि इन बिंदुओं से प्रश्न किस किस प्रकार से जो है विगत वर्षों में पूछे गए। तो पहला प्रश्न हम लोगों ने देखा था कि डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? तो पहले ही आपको बता दिया कि अनुकूलन और खाद्यान्न पूर्ति, ये 2 कारण थे जो क्या कहते हैं सक्षम प्रजाति को आगे लाने में और डायनासोर को समाप्त होने का कारण बने। डायनासोर क्या कर सके? वर्तमान वातावरण के साथ में सामंजस्य नहीं बिठा सके, जिसके कारण जो है सामंजस्य नहीं बिठा सके अर्थात अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाए और नष्ट हो गए। उसी समय डायनासोर के कुछ ऐसे संतानें भी थी जो अपने आप को वातावरण के साथ जो है सामंजस्य बिठाने में सक्षम हो गई और उनके अंदर जो है कुछ विभिन्नताएं वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने में उत्पन्न हुई, जिसका जो है उन्होंने आनुवांशिक हस्तांतरण किया और नई सक्षम प्रजातियां जो है उभर कर सामने आई। ठीक है। तो ये जो है आपके इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है जो कि 2019 में पूछा गया था। उसके बाद एक और प्रश्न 2019 में पूछा गया था, कुटुम्बसर की गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई, अपने आवास से में अनुकूलित हो गई। तो कुटुम्बसर की गुफा हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है और उस अंधेरे में जो है वो कानी मछली को जो है आँखों की आवश्यकता धीरे धीरे कम होने लगी। तो क्योंकि अंधेरे में देखने में वह सक्षम नहीं थी और वो आँखों की आवश्यकता नहीं थी, तो जो आँख थे उसके वो धीरे धीरे जो है एक अवशेषी अंग के रूप में परिवर्तित हो गए। नेत्र किस में परिवर्तित हो गए? अवशेषी अंग के रूप में, अवशेषी अंग। ठीक है। और ये जो है अवशेषी अंग जो है एक झिल्ली के समान उसके नेत्र जहाँ पर होते हैं वहाँ पर अभी भी दिखाई देते हैं और वो अपने अंधेरे वातावरण में रहने के लिए इस प्रकार से अनुकूलित हो गई और उसने पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये गुण जो है अपनी संततियों में हस्तांतरित किया, जिसके कारण जो है वर्तमान में जो कानी मछली की प्रजाति है वो हमको दिखाई देती है। ये भी जो है 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न 2019 में पूछा गया था, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है, वर्णन कीजिए। तो मनुष्य की बढ़ती हुई आबादी जो है उसके कारण जो है उसको ज़्यादा खाद्यान्न और आवास की आवश्यकता है ना। आवास के लिए ज़्यादा स्थान की और ज़्यादा भोजन की आवश्यकता है। तो वहाँ पर वो भोजन की उत्पत्ति के लिए क्या करते हैं, जंगलों को काट के वहाँ खेत बना रहे हैं या आवास के लिए जंगलों को काट के वहाँ पे बिल्डिंगें बना रहे हैं, जिसके कारण जंगलों
का यानी कि बाघ के आवास का स्थान जो है वो कम होते जा रहा है। तो बाघ के आवास में और भोजन में कमी आ रही है, किसके कारण? मनुष्य की जाति में वृद्धि के कारण। किस किस में कमी आ रही है? आवास में, है ना, और भोजन में। आवास और भोजन में बाघ के आवास और भोजन में मनुष्य की आबादी में कमी, वृद्धि के कारण जो है कमी आती जा रही है, जिसके कारण बाघ की आबादी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में जो है हम लोग बाकी बचे हुए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।